गंगाराम अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। पास ही में बैठी उसकी पत्नी गौरी चावल साफ कर रही थी। अरे अब ऐसे क्यों बैठे हो? खाना तो खा लो थोड़ा। दिन भर भूखे रहोगे तो काम कैसे करोगे? क्या खाऊं गौरी, अन्न का दाना तो है पर गले से नीचे नहीं उतरता। वो सेठ धनीराम, जब भी उसकी आवाज सुनता हूँ मेरी रूह तक कांप जाती है। इतने साल दिन रात मेहनत की पर कर्ज का बोझ कम ही नहीं होता। सेठ का नाम लेते ही वो गंगाराम के हाथ टपक पड़ता है। उसके साथ उसके 2 नौकर कालिया और भीमा थे। ए गंगाराम के बच्चे, तुझे क्या लगता है मैं भूल गया? कितने दिन और मेरा पैसा दबाकर बैठा रहेगा? गंगाराम डर कर चारपाई से खड़ा हो जाता है। सेठ जी, थोड़ा और समय दे दीजिए। इस बार मुझे कहीं काम ही नहीं मिला। इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। मेरी क्या, गांव के किसी भी किसान की नहीं हुई। मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। नौटंकी मत कर। तेरा हट्टा कट्टा बेटा क्या करता है? बस यहाँ रोटियां तोड़ता है। अब कोई समय नहीं मिलेगा। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी। आज मैं हिसाब बराबर करने आया हूँ। सेठ जी, हम आपके एहसानमंद हैं, पर जरा सोचिए, हमारा सब कुछ यही जमीन है। गंगाराम के घर के बाहर गांव के कुछ मजदूर तमाशा देखने के लिए रुक जाते हैं। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। आज से ठीक 7 दिन, अगर 7 दिन में मुझे मेरा पूरा कर्ज ब्याज समेत नहीं मिला तो तुम्हारे इस घर पर और तुम्हारी जमीन पर मेरा कब्जा होगा। तुम तीनों को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। याद रखना, 7 दिन। अब चलो कालिया भीमा, इन्हें सोचने का समय दो कि इन्हें कहाँ मरना है। सेठ और उसके नौकर धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं। गंगाराम अपनी निराशा में जमीन पर बैठ जाता है। गौरी की आंखों में आंसू हैं, पर वो उन्हें रोकती है। हम खत्म हो गए गौरी, अब क्या होगा? ईश्वर कुछ रास्ता दिखाएगा। अब आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सेठ धनीराम की धमकी में गंगाराम के दिल पर गहरा घाव किया था। उस शाम कर्ज और अपमान के कारण उन्होंने खाना भी नहीं खाया। आज पूरा दिन हो गया, आपने अन्न का एक निवाला तक नहीं खाया। कब तक ऐसे अपने आप को सजा देते रहोगे? क्या खाऊं गौरी, अब हर निवाला जहर लगता है। वो इतना कहकर लेट गया। सुबह गौरी उठती है और देखती है कि गंगाराम अभी भी लेटे हैं। अरे अभी तक उठे नहीं आप? चलो उठो। गौरी उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन महसूस करती है कि गंगाराम का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। उनके चेहरे पर रात भर की गहरी चिंता की लकीरें जमी हुई हैं। किशन, अरे किशन। किशन घबराकर भागता हुआ आता है। किशन अपने पिता को छूता है। वो तुरंत समझ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती है और उसका शरीर सदमे से हिल जाता है। गंगाराम अब नहीं रहे। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? उठिए पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? नहीं, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। आंखें खोलिए अपनी। गांव वाले इकट्ठे होते हैं। गंगाराम की अकस्मात मृत्यु को देखकर सब हैरान थे। किशन ने अपने पिता के शव को जला दिया। गंगाराम की मृत्यु के बाद किशन पर अचानक पूरे घर का बोझ आ गया। उसे अपनी माँ की देखभाल करनी थी और सेठ के कर्ज की तलवार अभी भी सिर पर लटकी हुई थी। किशन अपना गुजारा करने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने लगा। माँ दिन रात आंखों में आंसू लिए बैठी रहती। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल गुजर चुका था। रात का समय गौरी और किशन घर के अंदर एक दिए की धीमी रोशनी में बैठे थे। किशन, तेरे पिता को गुजरे हुए 1 साल हो गया है। तुम कब तक अकेले ही इस घर का बोझ उठाओगे? बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे घर का काम, चूल्हा चौका और ये गुजारा संभलता नहीं है। तुम अब जवान हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। घर में एक बहू आएगी तो मेरा भी मन लगेगा और मुझे आराम भी मिलेगा। माँ, हमें देखकर कौन अपनी बेटी देगा? क्या है मेरे पास माँ? सेठ ने तो हमारा थोड़ा सा खेत भी कर्ज के बदले छीन लिया। न ढंग का घर है, न ढंग का खाना। मैं किस मुंह से किसी लड़की को यहाँ लाऊंगा? बड़ी मुश्किल से तो 2 वक्त का खाना हो पाता है। तो क्या तुम यही सोचकर हमेशा कुंवारा रहोगे क्या? क्या तुम्हारी यही नियति है? बेटा, मेहनत से सब कुछ मिलता है। माँ, मेहनत तो बाबूजी भी करते थे और मैं भी करता हूँ। माँ, मेहनत से सभी को कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ नसीब से मिलता है।
अब बहुत रात हो चुकी है, सो। गांव के बाहर एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। शाम का समय किशन हमेशा की तरह वहां अकेला और उदास बैठा था। किशन की जिंदगी जंगल की सूखी लकड़ियों की तरह थी। मेहनत बहुत थी पर कोई रंगत नहीं थी। अचानक गांव के रास्ते पर एक अपरिचित व्यक्ति दिखाई देता है। वो थोड़ा थका हुआ है पर उसके चेहरे पर सादगी और ईमानदारी झलकती है। नमस्ते बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि गंगाराम का घर कहाँ है? मैं बहुत दूर से आया हूँ। हाँ, मैं ही गंगाराम का बेटा हूँ। आप कौन हैं? अरे तुम किशन हो। मेरा नाम सुरेश है। गंगाराम मेरा पुराना मित्र है। वह कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। किशन ये नाम सुनकर एकदम उदास हो जाता है। बापू अब नहीं रहे। सेठ धनीराम की धमकी के आघात से 1 साल पहले वो हमें छोड़कर चले गए। क्या कह रहे हो? गंगाराम अब इस दुनिया में नहीं रहा? नहीं, ये झूठ है मेरे दोस्त। सुरेश जमीन पर बैठ जाता है। किशन उसे संभालता है। थोड़ी देर बाद वो गौरी से मिलने के लिए गंगाराम के घर जाता है। काश मैं 1 साल पहले आ जाता। मैंने गंगाराम को वचन दिया था गौरी, एक बहुत पुराना वचन। कैसा वचन सुरेश जी? जब ये छोटा था तभी मैंने गंगाराम से कहा था कि मैं अपनी बेटी कावेरी की शादी तुम्हारे बेटे किशन से कराऊंगा। ये हमारा बरसों पुराना सपना था कि हमारे बच्चे एक दूसरे का सहारा बने। किशन बेटा, मैं इतने दिन बाद आया, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा ये वादा अभी भी कायम है। मेरी बेटी कावेरी बहुत सीधी और मेहनती है। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे इस घर की लक्ष्मी बने। सुरेश किशन और गौरी की आर्थिक स्थिति को देखता और समझ जाता है कि वे कितने दुखी हैं। मैं जानता हूँ कि अभी हालात ठीक नहीं है, पर मेरी बेटी हिम्मत वाली है। वह तुम्हारी साथी बनेगी। हम ये शादी जरूर करेंगे और मैं जानता हूँ कि गंगाराम भी यही चाहते थे। सुरेश ने कावेरी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे किशन की माँ गौरी के चेहरे पर सालों बाद एक छोटी सी मुस्कान आई। किशन बोल बेटा, सुरेश जी ने इतनी दूर से आकर तुम्हारे लिए ये रिश्ता भेजा है। तुम्हारे बापू का सपना था ये। किशन अपनी माँ की थकी हुई आंखों को देखता है। उसके मन में 2 विचार टकराते हैं। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मेरे पास इस लड़की को देने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ लकड़ी बेचने से क्या होगा? ये मेरे साथ आकर दुखी होगी। जीते जी मैं उनका कोई सपना पूरा नहीं कर सका। कर्ज के बोझ तले दबकर वो मर गए। क्या मैं मरने के बाद भी उनकी एक इच्छा को पूरा नहीं करूंगा? ये वादा उनका सपना था। किशन गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं बल्कि एक अजीब समर्पण है। मैं जानता हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, न घर ठीक है न हमारी किस्मत, लेकिन ये रिश्ता मेरे बापू का सपना था और एक बेटे के रूप में मैं इसे ठुकरा नहीं सकता। अगर कावेरी मेरे साथ इस गरीबी को सहने के लिए तैयार है तो मैं ये रिश्ता स्वीकार करता हूँ। गौरी और सुरेश दोनों के चेहरों पर राहत और खुशी की लहर दौड़ जाती है। मुझे पता था किशन, मुझे पता था कि तुम अपने पिता के जैसे ही दिल के अच्छे हो। वह जरूर तैयार होगी। वह बहुत हिम्मत वाली है। सुरेश अगले ही दिन गांव से शादी की तैयारियों का वादा करके चला जाता है। कुछ ही हफ्तों में किशन और कावेरी की शादी हुई। ये एक सादा समारोह था जिसमें ज्यादा चमक धमक नहीं थी, लेकिन प्यार और उम्मीद जरूर थी। कावेरी अपने साथ कोई दहेज नहीं लाई, लेकिन उसके पास साहस और ईमानदारी का भंडार था। कावेरी, तुम्हें यहाँ आकर बहुत दुख हो रहा होगा। मैंने तुम्हें अपनी गरीबी में खींच लिया। दुख नहीं है, हिम्मत है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो। मेरे बापू ने मुझे बताया था कि आपके पिता कितने ईमानदार थे और मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ लकड़ियाँ बेचने के लिए नहीं बने हो। एक सुबह किशन अपनी किस्मत को कोसते हुए जंगल में जा रहा था। हे भगवान, मैं कितना बदनसीब हूँ। किस्मत ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, पर इतनी समझदार और अच्छी पत्नी दी है। वो उदास होकर एक जगह पर बैठ जाता है। मुझे लगता है इन रोज की लकड़ियों से कुछ नहीं होगा। आज मैं जंगल के उस उत्तरी छोर पर जाऊंगा। भले ही वहाँ कोई नहीं जाता हो। सब कहते हैं वहाँ जाना खतरनाक है, पर शायद वहाँ अच्छी किस्म की लकड़ियाँ मिल जाएं, जो बाजार में ज्यादा महंगी बिकें। किशन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उम्मीद की एक नई किरण के साथ जंगल के अनजाने उत्तरी हिस्से की ओर चल पड़ता है। किशन चलते चलते उस हिस्से में पहुंचता है जहां पेड़ बहुत घने और अजीब आकार के थे। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जो सबसे अलग दिख रहा था।
अरे वाह, यहाँ कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं। और ये कैसा पेड़ है? इसकी लकड़ी तो काली और चमकदार है। अगर मैं इसको काट कर ले जाऊँ तो शायद आज कुछ ज्यादा धन मिले। किशन पेड़ को काटने के लिए तैयार हो जाता है। बस एक बार ये लकड़ी मिल जाए, फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। किशन जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाला होता है, तभी पेड़ से एक गूंजती हुई आवाज आती है। रुक जाओ इंसान, मुझे मत काटो। किशन एकदम डर कर पीछे हटता है। उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर जाती है। किशन की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल जैसे कांप रहा हो। कौन बोल रहा है? मैं ये पेड़ हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे काटोगे तो तुम स्वयं पर बहुत बड़ा अभिशाप ले लोगे। तुम पेड़ हो? पेड़ कैसे बोल सकता है? अच्छे इरादों को प्रकृति पहचान लेती है। तुम अपनी पत्नी के लिए परेशान हो, उसकी खुशी के लिए लड़ रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे मत काटो, बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। किशन चुप हो जाता है। उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ते हैं। धन, घर, बहुत सारा पैसा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ थकान दिखाई देती है। मेरी कोई बड़ी मांग नहीं है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान रह सके। बाकी जो भी तुम अपने मन से देना चाहो वही सही। पेड़ थोड़ी देर शांत रहता है, फिर उसकी जड़ों के पास से एक चमकती हुई चीज बाहर निकलती है। एक सुंदर अजीब नक्काशी वाला कंगन। ये जादुई कंगन है। इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना इस कंगन से लालच मत करना। लेकिन याद रखना जितना तुम बांटोगे उतना ही तुम पाओगे। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये उन सभी ईमानदार और गरीब लोगों का है जिनके पास आज भी खाना नहीं। अगर तुमने इसे सिर्फ अपने पेट के लिए इस्तेमाल किया तो ये कंगन अपनी ताकत छीन लेगा और तुम पछताओगे। मुझसे एक वादा करो कि तुम आज के बाद प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम सब कुछ खो दोगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद किसी भी पेड़ को नहीं काटूंगा और इस कंगन का इस्तेमाल सिर्फ ईमानदारी से करूंगा। पेड़ पर एक हल्की चमक दौड़ती है, मानो वो किशन की बात स्वीकार कर चुका हो। किशन कंगन को सावधानी से उठाता है और वापस घर की ओर चल पड़ता है। माँ देखो, ये जादुई कंगन। जादुई? तो ठीक है ना, कहीं गिर पड़ा था क्या? ये क्या बच्चा बना बैठा है? माँ, कभी कभी दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हम यकीन नहीं करते, पर वो सच होती हैं। अगर ये सच में जादुई है तो इससे कुछ मांग कर देखो। हमें 3 थालियां भोजन चाहिए, हम तीनों के लिए। तभी कंगन हल्का हल्का चमकने लगता है और उनके सामने जमीन पर 3 थालियां प्रकट हो जाती हैं। हे भगवान, ये तो सचमुच, ये कहाँ से, कैसे? फिर वो सारी बात बताता है। फिर उन्होंने भर पेट भोजन किया। ये खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। किशन अब लकड़ी बेचना छोड़ देता है। वो अपनी बुद्धिमत्ता और कंगन की अप्रत्यक्ष मदद और ईमानदारी से तेजी से अमीर बन जाता है। गांव वाले उसे सबसे सम्मानित व्यक्ति और गरीबों का मसीहा बुलाते हैं। उसका नया घर और लोगों की मदद करने वाला स्वभाव सब कुछ बदल चुका था, लेकिन हर उजाले के पीछे एक परछाई छुपी होती है। वो किशन, गंगाराम का भीख मांगने वाला बेटा, अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है और वो गरीबों की मदद करता है। ये कैसे हो सकता है? जिसके पास कल खाने को रोटी नहीं थी, वो आज पूरे गांव को खाना खिला रहा है और लोग उसे सेठ कहने लगे हैं। वो जंगल में रोज लकड़ियां काटकर बेचने जाता था। मालिक, मुझे लगता है कि उसको शायद जंगल से कोई पुराना खजाना मिला होगा। ये हो नहीं सकता। उस भिखभंगे किशन को इतना खजाना कहाँ से मिला? सुन कालिया, मुझे किशन की हर हरकत का पता चाहिए। वो रात को कहाँ जाता है? उसके घर में ऐसा क्या है जो उसे इतनी दौलत दे रहा है? अगर तुम राज पता लगाओगे तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। कालिया कई दिनों तक किशन पर नजर रखता रहा, लेकिन उसको कुछ पता नहीं पाया था। कावेरी, कल गांव के कुछ गरीब बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम करना है। मुझे और पैसे की जरूरत होगी। अब आप चिंता क्यों करते हो? ये जादुई कंगन है ना? हाँ कावेरी, आज हम जो कुछ भी हैं वो इसी की बदौलत है। बाहर से ये सब कालिया सुन रहा था। कंगन? एक जादुई कंगन? मुझे तुरंत सेठ जी को बताना होगा। कालिया तुरंत सेठ के पास जाता है और सब कुछ बताता है। तो ये बात है। अब देख किशन, मैं तुझे कैसे वहां गिराता हूँ जहां से तू उठा था कीचड़ में। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। जाओ और उस कंगन को लेकर आओ।
सेठ धनीराम उसी रात कालिया और भीमा को भेजते हैं। उस रात कालिया दबे पांव घर में घुसता है और कंगन को चुराकर निकल जाता है। अगली सुबह जब किशन और कावेरी जागते हैं तो उनकी नजर सीधा वहां जाती है जहां कंगन रखा था। अरे कंगन कहाँ गया? मैंने तो इसे यहीं रखा था। क्या? कंगन कहाँ चला गया? वे उसको पूरे घर में ढूंढते हैं। मुझे लगता है हमारा कंगन किसी ने चुरा लिया है। तुम चिंता मत करो, जिसने भी चुराया है वो जरूर इसका उपयोग गलत तरीके से करेगा। आहा, जादुई कंगन। अब देख गंगाराम के बेटे, तू तो एक ही इच्छा मांग पाया। अब मैं इस पूरे गांव को अपना गुलाम बनाऊंगा। ओ जादुई कंगन, मेरी इच्छा है कि मेरी सारी तिजोरियां कीमती हीरे मोती और सोने से भर जाएं। सेठ की सारी तिजोरियां सोने चांदी से भर जाती हैं। अचानक आसमान में काले और तूफानी बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है। बिजली कड़कने लगती है। इसी के साथ भीषण बारिश शुरू होती है। तभी अचानक एक तेज कड़कती हुई बिजली उसके घर पे पड़ी जो आग का रूप ले लेती है। आग लगने के बाद सेठ और उसके नौकर बाहर निकलकर ये देख रहे थे कि वे ये देखकर हैरान थे कि बारिश में भी आग बुझ क्यों नहीं रही है। कुछ ही मिनटों में उसकी हवेली एक राख का ढेर बन गई। तूफान शांत हो गया। ये क्या हो गया? मेरा सारा धन जल गया। ये तमाशा देखकर पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सेठ धनीराम पूरी तरह से असहाय राख के ढेर के पास बैठकर रो रहा था। उसका घमंड टूट चुका था। तभी उस राख के ढेर से जादुई कंगन हवा में उठता है और नीली रोशनी में चमकते हुए सेठ के सामने तैरने लगता है। तूने लालच किया इंसान, और लालच की यही कीमत है। मैंने तुझे बर्बाद होने से नहीं रोका, क्योंकि तूने लालच और स्वार्थ के लिए मेरी शक्ति का अपमान किया। मुझे माफ कर दो कंगन, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की, मैंने लालच किया। ठीक उसी समय किशन और कावेरी भी वहां पहुंचते हैं। वे शांत और गंभीर खड़े हैं। सेठ की आंखों में पहली बार शर्म के आंसू थे। किशन बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बापों के साथ बुरा किया, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। माफ करना सेठ जी, लेकिन मुझे आपको माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकृति ने आपको सजा दी है। सुन सेठ धनीराम, अगर तू सच में अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है तो आज से अपनी बाकी की पूरी जिंदगी किशन का नौकर बनकर रहे। तू उसकी सेवा कर और उसके द्वारा किए जाने वाले नेकी के कामों में उसकी मदद कर। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू एक एक अन्न के दाने के लिए तरसेगा और तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सेठ धनीराम, जो अब सब कुछ खो चुका था, तुरंत मान जाता है। मैं तैयार हूँ। मैं किशन का नौकर बनूंगा। मैं अपनी जिंदगी के अंत तक नेकी के काम करूंगा। कंगन चमकना बंद कर देता है और शांति से किशन के हाथ में गिर जाता है। किशन अब गांव का सबसे सम्मानित और सच्चा मसीहा बन चुका था। उसने अपनी ईमानदारी और नेकी से न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बनाया। सेठ धनीराम ने अपना सारा जीवन किशन के साथ रहकर सच्चे प्रायश्चित में बिताया।